मैं अगर सोच लेती हूँ 24 घंटे में कि घटना घटने वाली है जी। तो घट जाती है। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। बिल्कुल। तुम्हारे और बिहाफ पे कोई और मर जाए तो स्वर्ग नहीं नहीं मिलेगा। पॉसिबल। ये 3 मूल मंत्र है मेरे। कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना। कम पढ़ना माने अच्छा पढ़ना, बार बार पढ़ना, दोहराना, हर सप्ताह उसको दोहराना, उसको लिखना, उसको अपने विचारों में आत्मसात करना। ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी रणनीति बना देता है। चैलेंजेस से एक महिला अधिकारी सिर्फ अधिकारी नहीं होती है, वो माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है। और कहीं ना कहीं समाज चाहे कितना भी कह दे कि पुरुष आपके बराबर है और महिला पुरुष के बराबर है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको नैसर्गिक तौर पे मिली है, जो आपको प्रकृति प्रदत्त जिम्मेदारियां हैं, उसमें महिलाओं का 80% रोल अभी भी है। घर के हाउस होल्ड कोर्स में भले पुरुष हाथ बटा दे, लेकिन माँ का दायित्व तो पिता नहीं निभा सकता है ना। और पुत्री का है तो वो नहीं निभा सकते दामाद के तौर पे। बहुत सारी नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है के माध्यम से आपको तमाम ऐसी शख्सियत से मिलाते रहते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, अपने हौसले के दम पर अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हमारे बीच में ऐसी ही एक और शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने हौसले के दम पर पीसीएस जैसी परीक्षा को पास करके उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। उन्होंने यह मकाम कैसे बनाया, किस तरीके की चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, इन सभी अनसुनी कहानियों को हम लोग आज उन्हीं की जुबानी जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं शिवानी सिंह जी। शिवानी मैम, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जी इस मैम। अवसर के लिए। मैम, सबसे पहला हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आप ये जो पीसीएस बनने का सपना है, ये आपको कैसे आया और कैसे इसकी जो है आपने इसको साकार किया? आ, जैसे कि कहते हैं ना कि या तो घर में कोई पृष्ठभूमि होती है उसके लिए, या कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत आपके जीवन में जरूर होता है। जी। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो किसी से प्रभावित होते हैं, किसी के कहने पर आपके मन में प्रेरणा आती है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मेरे पिता ही प्रशासनिक सेवा में रहे, जी। बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। स्वर्गीय श्री राजीव सिंह चौहान जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, और उनके ही सपना था कि एक आईएएस बनने का सपना जी। उनके फादर ने देखा होगा, मेरे दादाजी ने देखा होगा। तो आप सुनते आ रहे हैं ना कि मतलब दादाजी ने देखा कि पिता के लिए कि वो आईएएस हो। अनफॉर्चुनेटली वो आईएएस नहीं बन पाए, पर पीसीएस में आ गए थे। पहले यूपी में स्टेट गवर्नमेंट में ही सर्विस में थे, जो इसका जीएसटी डिपार्टमेंट मौजूद है, सेल्स टैक्स ऑफिसर। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट वहां ज्वाइन कर ली बिहार में। तो उनका ये था जो अधूरा सपना रह गया था आईएएस बनने का, वो एक तरीके से उन्होंने मुझ में बहुत पहले बचपन में ही देख लिया था। जी। तो मैं जब 4 वर्ष की रही होंगी, शायद मैं प्रॉपर आईएएस का मतलब भी नहीं समझती हाँ, होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब से ही मेरे मन में ये बीज पड़ गया था कि मुझे बड़े होके कुछ और बनना ही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है। आईएएस के बाद फिर पीसीएस बनना है। तो ये प्रशासनिक सेवा वाली जो एक तरीके से आप कहेंगे ना कि कहाँ से पड़ा वो बीज, वो मेरे फादर के माध्यम से, परिवार से ही पड़ गया था। मैम, इस तरीके की परीक्षाएं तमाम लोग देते हैं, तमाम लोग सपने सजाते हैं और निसंदेह तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद में यहाँ तक लोग पहुँचते हैं। जी, आपको क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपने बिल्कुल सही कहा संतोष जी, कि आसान नहीं होते रास्ते, रास्ते बनाने पड़ते हैं। खास तौर पे जब आप महिला होते हैं और उस समाज के, आज से हम बात करें 20 साल पुरानी बात हो गई है, जी। मेरी शादी को भी 19 साल हो गए हैं। तो जब मैंने तैयारी की शुरुआत की होगी तो बहुत पहले ग्रेजुएशन में ही कहीं ना कहीं आने लगता है मन में कि अब प्रिपरेशन करनी है हुँ। प्रशासनिक सेवा की, तो उस तरफ से उस तरह के सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो कई बार आपके आसपास वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग कहते हैं अरे बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, इसमें तो बड़ा लंबा टाइम लगता है, और तुम्हारी स्किल्स हैं, तुम एमबीए कर लो, कुछ और हुँ। कर लो, मास कॉम कर लो। तो आती हैं बहुत प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। कई बार आपका मन भी आपको कहता है हुँ। कि क्या ये मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ये स्वयं के अनुभव से महसूस किया कि आप लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुने। यदि आपके अंदर किसी चीज को पाने का पैशन है, जुनून है, सिर्फ हुँ। वो नौकरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए वो सपना है, उस सपने को साकार करके आपको लगेगा कि मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ, हुँ। करना चाहता हूँ, तो आप जरूर उसको हासिल कर लेंगे। तो उन चुनौतियों को मैंने भी सामना किया और एक मुकाम हासिल किया। आपके परिवार और समाज के इस सफर में क्या रोल रहा? क्या कभी किसी ने आपको हतोत्साहित भी किया? हाँ, हर तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं संतोष जी। मैं
इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगी कि जितना हौसला अफजाई लोगों ने की, कई बार आपको नीचे गिराने की भी कोशिश समाज में लोग करते हैं, जी। लेकिन वो जितने भी लोग आपको पीछे होते हुए देखना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा बनना एक जवाब था, उत्तर था। कभी कभी कहते हैं ना कि आप जवाब मत दीजिए, हुँ। वक्त आपके फेवर में खुद जवाब देगा। जी, बिल्कुल। तो मेरा बनना बहुत सारे लोगों के लिए एक उत्तर था। मैं उस समय मौन रही थी, बस अपना काम करती जा रही थी कि शांति से देती रहूं। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मेरे रास्ते बहुत मुश्किल थे। हुँ, मेरी शादी हो गई थी जब मैं हुँ, एमए कर रही थी। हुँ, तो एमए सेकेंड ईयर के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मिस्टर अनमोल ने। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं पिताजी जैसा ही सपना था आईएएस बनने का। हुँ, तो वो आईआईटी रुड़की से जब उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी, उन्होंने खुद अपने आईएएस के अटेम्प्ट्स दिए। तो अनफॉर्चुनेटली उनका इंटरव्यू तक वो पहुंचे, बट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो दर्द जो मेरे पिताजी का था, उनका जी, भी था। तो एक चीज मैंने कहते ना कि कहीं ना कहीं कंधे पे, शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा महसूस हुँ, कर ली। और शादी के बाद से लगभग लगभग 6 साल तक मैं किसी भी रात चैन से नहीं सोई, क्योंकि हर वक्त एक प्रश्न मेरे मन में था कि अगर मैं नहीं कर पाई तो हुँ, पापा का सपना कैसे पूरा होगा, या पापा के साथ अब पति के भी अपेक्षाएं हैं, ससुराल वालों की भी हैं। तो बहुत सारे लोग गिराने वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग उठाने वाले भी होते हैं। ये आपका दृष्टिकोण है कि हुँ, आप कैसे लेके जाएंगे अपनी चीजों को। कई लोग हार मान लेते हैं कि अरे मेरे बस का नहीं है, लोग मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं। कई लोग उसी हतोत्साहित को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, जो मैंने किया। मुझे भी था कि मैं एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा कि अखबार में मेरी फोटो आनी चाहिए। और मैं विजुअलाइजेशन में बिलीव करती थी, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन में। कहीं मैंने पढ़ रखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जी, जी, आप अगर सोचते हैं कि पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो ऐसा होता है। तो मैं नेगेटिव थॉट से दूर रहती थी, नेगेटिव लोगों से दूर रहती थी। और जो लोग मुझे हौसला बढ़ाते थे, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन सबके साथ ने और ईश्वर की कृपा ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। मैम एक सवाल और हमारे बीच में आ गया कि वैसे तो कहा जाता है कि खीर-खीर कहने से मुँह मीठा नहीं होता है, लेकिन लॉ लॉ प्रोटेक्शन की अगर आपने बात की और चूँकि आपने यहाँ पे कोट किया है कि आप इस पे बिलीव करती थी, तो अब चूँकि आप विजुअलाइज़ेशन करती थी, आप बिलीव करती थी, उसके बाद आज एक आप सफलता प्राप्त भी कर चुकी हैं, तो आपका लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में क्या ख़्याल है? मेरा बिल्कुल, जो आपने कहा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत मैं तो महसूस करती हूँ पल पल। अगर आपने कोई चीज महसूस कर रखी है कि ये ऐसा होगा, मैं अगर सोच लेती हूँ 24 घंटे में कि घटना घटने वाली है, जी। तो घट जाती है। हुँ, जैसे छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ अपने बारे में कि मुझे कोल्ड एंड कफ की बड़ी प्रॉब्लम रहती जी। है। अगर मैंने कहा कि इस ये सीजन मेरा बढ़िया से निकल गया, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, इस सीजन नहीं हुआ। हुँ, मैंने 2-4 पेशेंट देख लिए अगल बगल अपने हाथ से, बस मुझे आ गया यार इस बार मैं बच गई, लग रहा है मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। कहते कहते कई बार आपको वो चीजें होने लगती हैं। तो हम हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें। और आने वाले भविष्य के लिए भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी हम पॉजिटिव विचार डालें, इसका बहुत असर पड़ता है। ये कोई 1 या 2 दिन की चीज नहीं है संतोष जी, कि मैंने आपसे कहा और आप इसको जी, एक्सपीरियंस बिल्कुल, बिल्कुल। प्रैक्टिस करें। ये एक सतत प्रक्रिया है। तभी आप देखिए कि जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, वो जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। हुँ, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एक्सेप्शनल उनको किस्मत भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके थॉट्स के कारण वो ट्रैप में फंस जाते हैं। जी, और कम संसाधनों में भी यदि आपकी विचारधारा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लोगों के प्रति, सिर्फ अपने प्रति नहीं, अगर आपने लोगों के प्रति ये सोचा है कि मैं साबित कर दूं, ये गलत है जाए, इनके साथ बुरा हो जाए, तो वो वापस आपको मिलेगा। हुँ, आपको जो जो रिटर्न गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है हुँ, कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर सेल्फ, यू शुड सी दैट थिंग इन अदर्स ऑल्सो। जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन आप दूसरों में देखें। अगर आप मंगल कामना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो वो औरों में भी ढूंढना शुरू करें आप, तो आपको स्वतः मिलेगी। पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी रणनीति कैसी रही? क्या आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए थे एज अ मेंटोर, एज अ गाइड। तो शादी के बाद कोचिंग जाने की जरूरत पड़ी नहीं, हुँ, ये कह सकते घर में ही कोचिंग आ गई। न तो कभी कभी मुझे झगड़ा भी मेरा होता था, गुस्सा भी आता था कि आप सबके लिए टाइम निकालते हैं, मेरे लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालते। तो जी, कहते थे कि तुम कोचिंग आ जाया करो। तो जी, मुझे समूह में पढ़ना या वो सब थे ना कि बहुत समझ में नहीं आता। मैंने सोचा अरे हस्बैंड इस फील्ड के हैं, तो इतना तो 2 घंटा तो मुझे अलग से पढ़ाई देंगे, बट व्यस्तता बहुत अधिक रहती थी। हाँ, ये और बात है कि उनके नोट्स का मुझे भरपूर फायदा मिला, हुँ, उनकी स्ट्रैटेजी का मुझे बहुत भरपूर फायदा मिला।
मिला और एक्सपीरियंस का बहुत भरपूर फायदा मिला। जैसे कि आप तैराकी नहीं जानते हो जी तो आप पानी में छोड़ दिए जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, बिल्कुल है बिल्कुल ना। और जब तक आपने स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करी तो उस पार नहीं उतर पाएंगे। बिल्कुल तो ये भी बात है कि सिर्फ दूसरों से किताबें ले लेना, दूसरों के नोट्स ले लेना, दूसरों से ज्ञान ले जाने से भी आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेरणा आपको कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा लेने के बाद एफर्ट आपको स्वयं डालना पड़ेगा। तो गाइडेंस मैंने उनसे ली और उन्होंने मुझे जो एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि हम सब जानते हैं कि कोचिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब बताते हैं, लेकिन कैसे चूज करना है, किस गाइड को चूज करना है, किस मेंटर को चूज करना है, ये आपके विवेक पे निर्भर करेगा। क्योंकि मार्केट है, ब्रांडिंग का जमाना है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हैं। तो आप विवेकशील प्राणी के तौर पे जब भी अपना कोई भी गाइड चूज करें तो जरूर देख लें कि क्या वो आपको गाइड करने की दक्षता रखता है या नहीं रखता है ना। क्योंकि इसमें हमारा बड़ा सारा समय बर्बाद होता है। मेरे साथ के सहपाठी थे जो तैयारी में मेरे जी साथ थे, आईएएस बनने के लिए दिल्ली तक गए, 3 से 4 साल लगाए, प्री नहीं निकल पाया उनका। हम्म और उस समय मैं एक नोवाइस थी, एकदम अंडर जी ग्रेजुएट, मेरी कोई बात सुनने को ना रेडी कि मैं कहूँ भी कि नहीं भाई, बड़ी बड़ी ब्रांड बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं करेंगी, करना यही है, स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारे और बिहाफ पे कोई और मर जाए तो स्वर्ग नहीं नहीं मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वो एक ऐसी एज होती ना, आप मेस्मराइज्ड रहते हो, आपको लगता है अरे नहीं यार इस कोचिंग में 200 सिलेक्शन है, 400 सिलेक्शन है, बस मेरा यहाँ जाते ही हो जाएगा। तो बार बार मैं एम्फेसाइज करूंगी कि पढ़ना आपको है, क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। तो एक कोचिंग या आपके गाइड मेंटोर जो भी आप कह ले, वो आपको टाइम आपका सेव करता है। ठीक बात। तो मेरे साथ ये स्ट्रैटेजी जो आपने पूछा ना कि स्ट्रैटेजी क्या थी, तो मेरी स्ट्रैटेजी में 50% स्ट्रैटेजी मेरे जो एक्सपीरियंस था मेरे हस्बैंड का, उनके एक्सपीरियंस का मैंने लाभ उठाया। जो गलतियां उन्होंने की थी उसको करने से मैं बच गई, नहीं तो वो समय मेरा और खराब होता, बिल्कुल वापस बिल्कुल बिल्कुल। सीखती रहती 2-4 साल और लगाती। तो इन चीजों को मैं सभी लोगों को भी चाहूंगी कि आप एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर अपनी लाइफ में जरूर अ, ढूंढें। चूँकि अभी अब हम लोग पहुँच चुके हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे आपने की, तो मैं चाहूँगा इसी दरमियान थोड़ा-सा आप जो दर्शक देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं कुछ मिल जाए, तो कुछ आप अपने वो एक्सपीरियंस साझा करें कि लोगों को किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी किताबें जो है ज़रूरी होती हैं। हालाँकि इसमें आपने एक बढ़िया चीज़ आपने कोट की है, जो कि ये है कि क्या पढ़ना है ये तो क्लियर है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान रखने योग्य है। बिल्कुल। इसके साथ-साथ में तैयारी कर रहे जो लोग हैं, उनको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आप आ, सुझाव के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि आप सुनिए सबकी, लेकिन करने से पहले अपने मन की आवाज जरूर सुनिएगा। इस भीड़ तंत्र में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग सलाहकार मिलेंगे, आपको लगेगा ये वाली किताब, ये वाले नोट्स, ये वाली चीज, ये वाला। और फिलहाल जब मैं जिस टाइम तैयारी कर रही थी तो इस समय मास मीडिया का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन अब जो दौर चल रहा है ना, बहुत जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन का है। बुक्स पढ़ने से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि सोशल मीडिया से ज्ञान लें, और उसके अलावा जितने यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे ज्ञान लें। ज्ञान की देखिए इसमें भरपूर है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। हम इतने चैनल से, इतने विभिन्न माध्यमों से, इतने रिसोर्सेज से हम ज्ञान तो ले रहे हैं, पर क्या वाकई हम उस ज्ञान को आत्मसात कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो किताबें आपको सैकड़ों मिल जाएंगी, मैं भी कुछ नाम बता दूंगी चुनिंदा किताबों का जो हर एक जो एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ता ही पढ़ता है। हुँ, वो हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है, एनसीईआरटी बुक्स, उसका कोई पर्याय नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी भी लेवल पे जाएंगे, अगर मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी ही है, सिर्फ प्री नहीं निकाल के बैठ जाना है कि हाँ हमने प्री निकाल लिया। मेंस में कंटेंट, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लर्निंग, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आपको बेस देता है। तो आप रूरल क्षेत्र के हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, डिजिटल से आप जुड़े हुए हैं, नॉन डिजिटल है, किसी भी आयाम के हैं, एनसीईआरटी की पहुंच आप तक अवश्य हो जानी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सुलभ है और बहुत ही सस्ते दामों पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। छठे से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको कतई ना आए कि मैंने पढ़ लिया एक बार तो मुझे सब आ गया। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी टूरिस्ट स्टूडेंट रहने के मुझे होता ना कि एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है आपके नेचर में, नहीं मैंने तो पढ़ लिया, उसी किताब को मैं दोबारा तिबारा पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो मिस हो गया था पहली बार की रीडिंग में, दूसरी बार में। बहुत ज्यादा किताबें नहीं, कम चुनिंदा किताबें
क्वालिटेटिव राइटर्स की किताबें और उन्हीं किताबों को बार बार दोहराना, कम पढ़ना, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंतन करना और उससे ज्यादा लिखना। ठीक है, ये 3 मूल मंत्र है मेरे। कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना, कम पढ़ना माने अच्छा पढ़ना, बार बार पढ़ना, दोहराना, हर सप्ताह उसको दोहराना, उसको लिखना और उसको अपने विचारों में आत्मसात करना। ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी रणनीति बना देता है। एक ही चीज करनी है हमें तीनों स्टेजेस पे। प्री में हमारा फैक्चुअल नॉलेज चेक होता है, जो हम पढ़ते हैं उनसे फैक्ट्स में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में हमारी आंसर राइटिंग एबिलिटीज चेक होती है, हमारा विचार प्रक्रिया कैसी है, हमारे थॉट्स कैसे हैं उस विषय के बारे में, विषय वस्तु का ज्ञान चेक होता है। इंटरव्यू में हमारी पूरी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, वह हमारा ज्ञान नहीं चेक होता, ज्ञान ऑलरेडी हमारा चेक हो चुका है प्री और मेंस में। वह हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो जो आपकी सोच है, प्री मेंस इंटरव्यू के दौरान जो आपने सोच डेवलप करी है, वो किताबों से बनेगी, वो मैगजीन से बनेगी, वो डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने से बनेगी, आसपास के इन्वायरमेंट को जानने समझने का ज्ञान। और एक पढ़ा लिखा इंसान, बस इतनी ही छोटी सी चाहत यूपीएससी या लोक सेवा आयोग रखता है, इससे कहीं अधिक नहीं। हमें मास्टरी नहीं करनी है। वी हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स आपको इतिहास भी आना है, भूगोल भी आना है, अर्थशास्त्र भी आना है, राजनीति विज्ञान भी आना है। आपको एक्सपर्टाइज नहीं करनी है कि आप घुस गए तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते गए। भाई आप प्रोफेसर हो जाओगे, आप पीसीएस और आईएएस नहीं बन पाओगे। तो यही बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें, ज्यादा चिंतन करें और उससे कहीं ज्यादा उसको लिखने का अभ्यास करें। अब बात ये आती है मैम कि जब आप पहली बार पीसीएस अधिकारी बनी होंगी और उस समय का एक अपना अनुभव रहता है और स्पेशली आपने बताया कि उसमें भूमिका आपके हस्बैंड की ही रही उस रूप में खुद जो की भी रही, स्वर्ग प्राप्त करना था तो जी मरना तो था ही। करना आपको था, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आधे से ज्यादा चीजें आपको वहां से मिल गई। हाँ जी, हेल्प तो तो मिली, जी, नो तो डाउट। ऐसी स्थिति में क्या अनुभव रहा वो? अ, आपने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए संतोष जी। जो मेरी तैयारी में मुझे हेल्प मिली वो बिल्कुल मिला, अच्छा मिला, लेकिन नौकरी में उनका कोई अनुभव नहीं मिला, हम्म, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट और आदर्शवादी विचारों के व्यक्ति हैं। उन्होंने आईएएस देने के बाद पीसीएस दिया ही नहीं, उन्होंने कहा तुम दो, तुम्हें देना है। आईएएस के सपने के बाद उन्होंने आईएएस की मेंटरशिप स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा मैं आईएएस पीसीएस बनाऊंगा। तो उसके तहत मेरी भी जीवन सफल हो गया कह सकते हैं। मेरे अंदर इस बात का पैशन था ही, बचपन से बीज पड़े ही थे। अब रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, जो आपने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे अनुभव कैसा रहा, तो मिक्स टाइप का अनुभव रहा, जो सामान्य तौर पे किसी भी महिला अधिकारी का होता है। पहले तो समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को पिंक कॉलर जॉब्स के तौर पे देखा जाता है। शुरुआत से उनको लगता है कि अरे महिला है, हो गया होगा, 33% रिजर्वेशन है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में, होना था तो हो गया होगा, बहुत ब्रेनी है कि नहीं, इंटेलिजेंट है कि नहीं, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना अच्छा फील्ड वर्क कर पाएंगी। तो इन सभी प्रश्नों के बीच में मैं भी रोज इन सबसे सामंजस्य बिठाती थी। जब हरदोई में मेरी पोस्टिंग हुई 2011 पीसीएस में, इस डिपार्टमेंट में जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है मेरा, एमएसएमई डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर 2015 बैच में आई। इसके पहले मेरा 2011 पीसीएस में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जी, पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर। उस पोस्ट पे जब मैं गई तो मेरे अंदर तो प्रशासनिक दक्षता थी, ये मैं जानती थी, लीडरशिप क्वालिटी है, मैं मैनेज कर लूंगी, ब्लड में भी था, फादर भी रहे थे। लेकिन वहां भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये थोड़ी सी लड़की जैसी दिखने वाली महिला, आज से हो गया कई दिन पहले की बात है, तो उनको लगता था ये चला लेगी शासन, ये सब सरकारी भाषा, सरकारी नौकरी में जो होते हैं दाव पेच, कैसे समझेंगी, कैसे करेंगी। बाबू ने भी चलाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। जी, बाबू ने भी दाएं बाएं बहुत घुमाया, और आप जहाँ भी होंगे सुन भी रहे होंगे हो सकता है आपका पॉडकास्ट। हाँ, मैं एक टीचर भी रही थी, तो जी, उन्होंने सिर्फ इतना हिस्सा जाना कि मैडम जो है वो टीचर रही है सरकारी स्कूल की। हम्म, तो मुझे उसी प्रकार से उन्होंने लिया कि हम्म, मैडम आप टीचिंग भूल जाइए, अब आप अधिकारी हो गई हैं। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इनको धीरे धीरे हम्म, समझा दिया कि ये चीज मेरे अंदर है। ऑफिसर्स का भी डबल टाइप का था, कईयों ने कहा कि तुम दांव पेच नहीं सीख पाओगे सरकारी नौकरी के, तुम्हारा टेम्परामेंट टीचिंग वाला बेटर है, तुम टीचिंग के लिए अनुकूल थी, क्यों छोड़कर आ गई। हम्म, तो मैंने कहा अपना अपना पैशन होता है, मुझे आना था, मेरा लोक कल्याण और जन सेवा करने का इच्छा थी। पैसा तो मैं कमा ही रही थी टीचर में अच्छा, ठीक बात है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं था।
जो सपना हमने देखा है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। एक पहचान समाज में नहीं मिल पा रही ना टीचर को जिस हिसाब से मिलना चाहिए। वो भी था समाज सेवा का एक माध्यम, नो डाउट। बट यहाँ मेरी कलम में एक ताकत थी कि मैं कुछ परिवर्तन कर सकती हूँ, बिल्कुल। वहां मैं परिवर्तन नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। और उसी जिले में 1 साल के अंदर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया। जी। तो थोड़ा चुनौतियां रही बट इट वाज ओके, फाइन। अ, आपका जो अब तक का कार्यकाल है, विभिन्न जगह पे अलग-अलग तरीके की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए आज आप यहाँ पर हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा एक अब याद रहेगी? हाँ, बिल्कुल घटना याद रहती है और उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पता नहीं था कि वो घटना घट जाएगी मेरे जीवन काल में। उसका श्रेय जाता है ऊपर तो ईश्वर को जाता है, परिवार वालों के शुभकामनाओं को, सारे आप लोगों को, सभी मित्रों को जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्स हैं, वो हैं जिलाधिकारी बाराबंकी रहे हैं मिस्टर अविनाश कुमार सर। जी, जी, बिल्कुल। तो उनके कार्यकाल की बात है, मैं जब 2 साल पहले बाराबंकी में एज़ अ जीएमडीआईसी अ, प्रभारी जी। उपायुक्त उद्योग के तौर पे काम कर रही थी। तो जिले को आपको याद होगा जीआईएस में टारगेट मिले थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कि हर जिले को जी, जी, जी। निवेशकों को हुँ, आकर्षित करना है, निवेश करवाना है, हुँ। जिससे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो उसमें 500 करोड़ का लक्ष्य था बाराबंकी का। अब पूर्वांचल का छोटा-सा जिला 500 करोड़ का निवेश लाना भी बहुत-बहुत चुनौतीपूर्ण था। मेरा पहला कार्यकाल एक अधिकारी के तौर पे, फुल फ्लेजेड जीएमडीआईसी के तौर पे। इसके पहले मैं सहायक आयुक्त के तौर पे वहाँ काम कर चुकी थी और मात्र 3 या 4 महीने जुलाई में मुझे चार्ज मिला था, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीता होगा। तो डीएम साहब ने एक मीटिंग में कहा कि शिवानी इस चैलेंज को पूरा करना है, हमें 500 करोड़ से ज़्यादा करना है और इसके लिए रणनीति बनाओ और एक इन्वेस्टर समिट कराओ। जो होगी वो तो बाद में होगी ग्लोबल, बाराबंकी जिले की होनी चाहिए। तो मैं सोचती रही कि कैसे इसको मैं अंजाम तक बिल्कुल। पहुँचाऊँगी और कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी और डीएम साहब के मार्गदर्शन में वन डे इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने 16 दिसंबर को कराया। शायद ही कुछ लोग जानते हो या ना भी जानते हो, अब आपके माध्यम से जान जाएँगे। वन डे इन्वेस्टर समिट में हमारा टारगेट 500 करोड़ से नहीं, 750 करोड़ का निवेश हमें आया। अच्छा। बहुत सारे प्रस्ताव एक दिन में प्राप्त हुए। पूरा-पूरा समझ लीजिए कि सिर्फ यूपी के लोग नहीं थे, उसमें बॉम्बे के, सूरत, गुजरात के भी निवेशक थे, जो सुनकर यहाँ की पॉलिसीज़ की पूर्वांचल में क्या बेनिफिट मिल रहा है इंडस्ट्रीज़ को, हुँ। ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो वो लोग प्रभावित हुए, एक-दूसरे से माउथ पब्लिसिटी हुई और इंडस्ट्रियलिस्ट के कई सारे मित्र जो बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे गुजरात, महाराष्ट्र में, वो भी पूर्वांचल में इन्वेस्ट किया उन्होंने बाराबंकी में। तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं वो कर पाई, सबके प्रयासों से पूरी टीम, हमारी बाराबंकी डीआईसी की पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि सबने रात-दिन एक करके रात के 11-11, 12 बजे तक हमने काम किया। और अच्छा ये घटना घट जाती है और मुझे लगता है ये तो काम था डीएम साहब ने दिया था, मैंने कर दिया। उसके अगले दिन मुझे पता चलता है सवेरे-सवेरे 10 बजे डीएम साहब का कॉल आता है, पूरे मीडिया में ये छा चुका है, अखबारों में और हर जगह, शिवानी आज हमें सीएम साहब के वीसी में प्रेज़ेंटेशन देना है। अरे वाह! मुझे मेरे लिए वो हमेशा, अब मैं कितना भी कोई भी कार्य करूँगी जीवन में, हो सकता है इससे भी ऊपर लेवल का मुझे मार्गदर्शन मिले, मैं करने में सफल हो जाऊँ। बिल्कुल। जीवन की पहली घटना कि जिसने मुझे प्रेरित किया, कि मुझे कहा मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कि तुम कर सकती हो, तुम कर ले जाओगी, करो इसको, और वो मैंने अंजाम तक पहुँचाया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सर की वीसी में पूरे प्रदेश में इस वीसी को रखा गया कि जैसे बाराबंकी ने अपने निवेश के लक्ष्यों की पूर्ति करी है वन डे इन्वेस्टर समिट करा के, ऐसे ही पूरे प्रदेश में वन डे इन्वेस्टर समिट कराए जाएँ और पूरे प्रदेश में उसके बाद में ये रोल मॉडल के तौर पे जी। बाराबंकी उभरा। तो दैट वाज़ द अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। नहीं, उसके लिए हम भी आपको बधाई देते हैं थैंक यू क्योंकि सो मच, धन्यवाद काफ़ी बहुत-बहुत। लैंडमार्क स्थापित करने वाला कार्य रहा। चैलेंजेस भी हो गए और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ही। ये क्यों किया क्यों आपने मैडम इसको क्यों हासिल कर लिया? अ, अब हो गया तो क्या हो वो गया। बताना चाहेंगे किन लोगों के नहीं, नहीं, आँखों मैं में बताना चाहूँगी लेकिन जिन भी लोगों के कारण हुआ मुझे और प्रेरणा मिलती है। मैं तो कहती हूँ कि जब पत्थर आते हैं ना मेरे हुँ, रास्ते में तो जी, मुझे मज़ा आता है। मैं ठोकरें खा के और अच्छे संभल के चलती जी। हूँ। उन्हीं पत्थरों से माने कि कहते हैं कि घर बना लेते हैं। घर घर बनाने की तो स्थिति ईश्वर ने सब कर दिया। लेकिन हाँ, सजग हो जाते हैं कि अगर आपके देखिए दुश्मन अगर है, आत्मविश्वास का घर हम कह रहे हाँ, हैं। और वो सफलता क्या जिसमें लोग जले ना आपसे हुँ, या दुश्मन ना पैदा हों, बिल्कुल सही। होना चाहिए। अ, अभी तक सरकारी सेवाओं में महिलाओं को किन-किन विशेष अवसरों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप किस नज़रिए से देखती हैं? और ख़ास बात एक इसमें सवाल और जोड़ेंगे कि जो महिलाएँ हैं,
उनके लिए आपका इसी तरीके से आप ही के तरीके वो भी बने उसके लिए क्या संदेश है? मेरी तरीके के बने ना बने, मुझसे भी बहुत हुँ, आगे निकले। मेरा तो बहुत ज्यादा स्नेह रहता है महिलाओं के प्रति। कहीं ना कहीं लोग मुझे फेमिनिस्ट भी कहे जाते हैं कि आप थोड़ा पूर्वाग्रही हैं महिलाओं के प्रति। जी। मेरे ऑफिस में भी जब महिला लाभार्थी आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो मैं स्पेशली उनको पहले अटेंशन देती हूँ। कारण ये नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि वो खड़ी नहीं हो पाएंगी, ज्यादा देर वेट नहीं कर पाएंगी, पर मैं रूबरू हूँ ना उन चैलेंजेस से। एक महिला अधिकारी सिर्फ अधिकारी नहीं होती है, वो माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है। और कहीं ना कहीं समाज चाहे कितना भी कह दे कि पुरुष आपके बराबर है और महिला पुरुष के बराबर है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको नैसर्गिक तौर पे मिली है, जो आपको प्रकृति प्रदत्त जिम्मेदारियां हैं, उसमें महिलाओं का 80% रोल अभी भी है। घर के हाउस होल्ड कोर्स में भले ही पुरुष हाथ बटा दे, लेकिन माँ का दायित्व तो पिता नहीं निभा सकता है ना। और पुत्री का है तो वो नहीं निभा सकते दामाद के तौर पे। बहुत सारी चीजें हैं। फादर को मैंने 6 साल पहले खो दिया। उसके बाद से मैंने और ये चीज महसूस करी कि सिर्फ मैं अपने घर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं अपने मायके के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मेरी माँ अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको समय से दवा देना या उनको डॉक्टर को दिखाना, मेडिकल एलिमेंट्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं जब घर की परिधि से बाहर निकलती हैं ना, तो बहुत कुछ कैरी करके ले जाती हैं। पुरुष जब निकलता है तो पुरुष छोड़ के निकलता है। वो शाम को 8 बजे पहुंचेगा, तभी उसको घर, बच्चे, बीवी जो भी दिखाई देगी। पर जब महिला निकलती है ना 10 बजे, 9:30 बजे घर के बाहर, तो वो अपने साथ बच्चों को भी लेके निकलती है, पति की भी कुछ बातें निकल के ले जाती है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मानसिक तौर पे रहती है। और ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रही हूँ। मैं भी आपके पॉडकास्ट में बात कह सकती थी, नहीं, बहुत बहुत बैलेंस बना लिया है मैंने लाइफ में, एंड देर इज अ मतलब डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए कुछ भी। माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव, नो डाउट ही इज वेरी कोऑपरेटिव। पर जो माइंडसेट, उसको कैसे बदलेंगे आप? इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि बहुत सी एम्बिशियस महिलाएं हैं जिनका माइंडसेट बिल्कुल बदल चुका हो, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। पर एक सामान्य वर्ग की जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, जो कि दोनों में बैलेंस बनाना चाहती हैं, अपने लिए स्पेस भी तलाश कर रही हैं, साथ साथ वो ये भी चाहती कि बच्चे सफर ना करें, वो घर पहुंचे तो उनका बच्चा पढ़ते हुए उनको मिले, उसकी एजुकेशन खराब हो तो कहीं से उल्हाने ना मिले कि तुम्हारी नौकरी के कारण उसके मार्क्स कम आ गए। बच्चा अस्वस्थ हो गया तो आपको ये ना सुनना पड़े कि तुमने टाइम नहीं दिया, इस वजह से बच्चा अस्वस्थ हो गया। कहीं भी किसी भी फ्रंट पे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। ये परफेक्शन एक यूटोपिया है। जो भी ये कहता है वो असत्य कहता है, ईमानदारी से नहीं कहता। मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से कहती हूँ कि परफेक्शन नहीं होता। कहीं कुछ पाने के लिए कहीं आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो जो महिलाएं आगे आ रही हैं उनको भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा कमर कस लीजिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन हाँ, अपने लिए जब आप एक जगह बना लेंगी ना, तो रात बड़ी, नींद बड़ी सुकून की आएगी। एक संतुष्टि का भाव रहेगा कि आपके हाथ में एक पावर है, इकोनॉमिक पावर है। तो दैट्स ऑल। वैसे मैम चर्चा चलिए तो हमारा ये मानना है कि क्या आपको लगता है कि किसी महिला के हाथों में इकोनॉमिक पावर आ जाए वही पावर है? हम तो इस लेवल पर आज देखते हैं कि एक जो सामान्य महिला होती है, आप तो बहुत ऊपर आ गई हैं। बहुत ऊपर नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ। अ, आप जैसे लोग कह के इसको असामान्य नहीं घटना कर इसको देते मैम हैं, इस बिल्कुल इस लेवल सामान्य पे हूँ। हम जरूर कहना चाहेंगे क्या कि एक आपको जो मैंने अच्छी बताई, चाय पिलाई बना के अपने हाथ से? सामान्य हूँ। नहीं अभी मैं उस पर ही आने वाला हूँ कि इसको एडिट मत एक करिएगा। एक जो महिला हाँ, घर में काम करती है और वो जो समझ रही हूँ मैं। घरेलू महिला होती एकदम, है, हाँ, जिसके हाथ में कोई हाँ, क्या अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, क्या उसके तमाम ऐसे काम है अगर उसका कोई आर्थिक मूल्यांकन कर लेगा तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ी इकोनॉमिक बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, कहीं ना लेकिन कहीं वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हो वो आज आप पलट के देखेंगे शहर की तरफ आ जाएंगे थोड़े से और अगल या बगल के घर में देख लेंगे तो आपको पता चलेगा जो एक महिला है इकोनॉमिक लेवल पे है, बस वो किसी कारणवश उसका आर्थिक मूल्यांकन हम लोग करना भूल गए, जीडीपी करते में उसको नहीं। काउंट नहीं करते। सही बात कह रहे हैं हम। यही तो आप देखो ना, कितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस की इकोनॉमी है, वहाँ आदमी वो रख ही नहीं पाता, होममेड वगैरह अफोर्ड ही नहीं कर पाता। सैलरीज इतनी। इंडिया एक एकमात्र देश है जहाँ पे महिलाओं के घरेलू कार्य को कहीं कैलकुलेशंस में नहीं रखा जाता जी जीडीपी जी में। वही मेरा कहना हाँ, था। तो वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है। तो हम तो दोहरी जिंदगी जीते हैं। हम घर में, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी घर में काम तो कर ही रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, वो हमने चूज किया है। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, ठीक बात है। क्योंकि ये मेरी लाइफ थी। मुझे अपना मुकाम बनाना था कि सिर्फ घर में रह के तो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो भी है सेटिस्फाइंग चीज, वो बहुत बड़ा काम है, वो भी छोटा काम नहीं है। जब आप जॉब में जाते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है कि जो महिलाएं घर में, आपको दिखता है ना कुछ नहीं करती, बहुत कुछ करती हैं। छुट्टी पे हूँ मैं आजकल,
तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि थोड़ा कुर्सी पे बैठ के मैं ऑफिस में फाइलों का निस्तारण करती थी, यहाँ तो दिन भर चक्करगन्नी बन जाती हूँ, मैं काम करती हूँ। ठीक है। तो महिलाओं के प्रति मेरा रिस्पेक्ट इसी वजह से है कि अगर वो बाहर निकल रही हैं तो सोचो दोहरी जिंदगी, एक तो बेचारी घर का काम करेंगी करेंगी, उसके बाद स्टार्टअप कर रही हैं, बिजनेस सेटअप कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो उनको ज्यादा सम्मान की, ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। और कारण ये है जो हमारे पैतृक समाज में जो पितृसत्तात्मक एक सोच चली आ रही है ना, वो रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए काम करना, कि तुम सब कुछ करो फिर ये कहो तुम करती क्या हो। जनरली आपने सुना होगा घर में काम करने वाली महिलाओं को यही बिल्कुल कहा जाता बिल्कुल है, सुनो। तुम दिन भर करती क्या हो। तो जब वो पुरुष उसको करके दिखाएगा ना सवेरे से रात तक वो वाली लाइफ, और प्लस बाहर भी कमाएगा, देन ही विल रियलाइज कि महिला करती क्या है। तो आपने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उसका मूल्यांकन भी जीडीपी में हो, उन महिलाओं का भी आप उतना ही महिमा मंडन करें जितना आप हम जैसी प्रशासनिक दक्षता बिल्कुल रखने वाली महिलाओं का करते मेरा हैं। सिर्फ ये कहने का मतलब है, देखिए मैम, ये जो बैलेंस है, समाज का बैलेंस है, सबसे पहले तो और मुझे इससे ज़रूर जुड़ती है उसको हम कंडीशनिंग कह सकते हैं, कि किसी व्यक्ति को जब हम बार-बार ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, तो हम्म। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो बात चलते हुए यहाँ तक आई, तो जो भी महिलाएँ घर पे काम कर रही, वो स्वयं भी मान चुकी कि हम करते कुछ नहीं। अच्छा, आप ये भी देखिए, अगर शुरुआत से काम किया जा रहा था, मतलब इतने पुश्तों से किया जा रहा, हमारी माताओं ने किया, कभी किसी ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं रहा हमारे समाज में, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। कार अगर मजदूर भी काम कर रहे हैं तो हम डिग्निफाइड नहीं समझते, काम तो वो भी है, श्रम तो वो भी है। व्हाइट कॉलर जॉब्स, नौकरी करने वाले लोग या बड़े बड़े पदों पे आसीन लोग, कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है, पुरुष में भी है। बिल्कुल है। पत्नी और पति पत्नी के रिश्ते में भी सामंतवाद है, पति कमा के लाता है तो वो समाज में ऊंचा हो गया, पत्नी घर में रहती है कमाती नहीं है, आपने इकोनॉमिक पावर की बात कही, तो इकोनॉमिक पावर ना होने के कारण तो सामंतवादी सोच उस पर हावी हो गई ना। अगर आज उसी उसी जो कार्य के बदले में उसको 25,000 50,000 रुपए हस्बैंड पे कर रहा होता, ये कोई एजेंसी पे हुँ, कर रही हुँ, होती हुँ। फॉर दिस वर्क ओनली, बच्चा को संभालना, खाना बना के देना, मेड तो आपकी 5,000 में मिल जाएगी, वो तो 24 घंटे की मेड है ना, कपड़े रखना, ये करना, एवरीथिंग शी हैज टू मल्टीपल टेक केयर, काम है, मल्टीपल काम है मल्टीपल ऐसे काम है सबकी। जिनकी सबकी अलग-अलग आप एक। ऐसे देखें तो दसों काम करती है वो, किचन भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, पढ़ा भी रही है। और अगर आपके यहाँ ओल्ड एज पेरेंट्स हैं तो ओल्ड एज पेरेंट्स को भी नर्स की तरह हुँ, ट्रीट कर रही है। अगर 10-10 हजार की आप 5 सर्वेंट्स रखेंगे तो 50,000 आप देंगे। यानी कि वो कर 50,000 रही का है सारा प्रत्येक काम, महिला काम कर रही जो घर पर बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। जो एक, अगर मैंने कहा सारे घटक मिला लिए जाए जी। कंपोनेंट्स, एवरेज जाएगा। लेकिन हम क्योंकि सोचते हैं अरे वो क्या कर रही है पूरे दिन, कुछ कर, आप तो आराम से हैं, हम तो भाई जनाब नौकरी करके आ रहे हैं। हाँ, तो आपको उस क्या पता पैसा कैसे पैसे आया? आता है, ये बहुत कॉमन बात कही आपने। आप तो जानती ही नहीं है कि आप निकलिए बाहर तो पता चलेगा। तो ये है, क्या किया जाए, विडंबना है। तो मैं तो हमेशा हर महिला का रेस्पेक्ट करती हूँ जो घर की चार दीवारी में काम कर रही, वो भी काम कर रही है। क्या कोई ऐसी सरकारी योजना है जिसे लेकर आप व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्साहित हैं? ऐसे तो आपने मेरी पर्सनालिटी देखी होगी, मैं सरकारी कामों के प्रति बहुत उत्साहित रहती जी, हूँ। और आप पहले से बाराबंकी में भी रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल हमने देखा है देखा। कि कोई योजना आती है तो मैं उसको पर्सनल योजना की तरह हुँ, चलाने की कोशिश करती हूँ। मुझ पे आरोप भी लगते हैं हुँ। कि मैडम टू मच डेडिकेटेड और डिवोटेड क्यों हो जाती हैं, मतलब सरकारी डूब काम, जाना। हाँ डूब जाना, सरकारी काम को सरकारी काम की तरह किया करिए ना। तो वो थोड़ा मेरा है, समस्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह लीजिए। काम आता है तो काम मुझे व्यक्तिगत लगता है। अभी फिलहाल एक नवीन स्कीम लॉन्च की गई है जो पर्सनली भी आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा उसको सुनकर। सीएम युवा है हुँ, बेसिकली, इसका नाम है चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी विकास अभियान, हुँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी से विकास अभियान। इसके नाम में ही है युवा उद्यमी विकास, मतलब हुँ, उद्यमियों का विकास करना, युवाओं का। तो 21 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए, 21 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए, जो यूपी के निवासी हमारे यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए सरकार स्कीम लाई है जिसमें आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, अपना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि भारत की पहली स्कीम है जहां आपको बिना कोलैटरल के, बिना किसी गारंटी के, जनरली बैंक स्कीम बिना कोलैटरल के नहीं करता, आरबीआई की गाइडलाइंस तो 10 लाख तक कहती है कि बिना कोलैटरल के कर दो, करने में समस्या आती, पर इसमें पूरा जियो आ गया इसका 4 अक्टूबर का, कि बिना कोलैटरल के और बिना ब्याज के आप लोन ले रहे हैं, उधार समझ लीजिए, आपको ब्याज नहीं देना। एंड तीसरा बेनिफिट है, आपको 10% सब्सिडी अतिरिक्त विभाग देगा, 10% सब्सिडी भी देगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ जेब में अगर 5 लाख का लोन लेना है तो आपकी जेब में सिर्फ 50,000 रुपए, अंशदान 10% जो आपके अकाउंट में मैंडेटरी होना चाहिए कि इतना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हो, उतना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। और आप इस स्कीम के तहत 300 प्रोजेक्ट्स, अभी तो हमारे पास शायद 200 और बढ़ गए, टोटल 500 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जिसमें आप लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं।
आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो युवाओं का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, मतलब अगर हम देखें तो यारा यूथ डिविडेंड की भी बात की जा रही है। अगर वो रोजगार में लग जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तब तो ये पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है युवाओं की, हमारे लिए एक एसेट है, अदरवाइज एक लाइबिलिटी बन सकती है हमारे लिए। तो इसके लिए ये स्कीम एक बहुत बून की तरह, एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग के तौर पे आया है। इसका लक्ष्य भी है कि एक वर्ष में हमें 1 लाख एंटरप्राइजेस सेटअप करनी है, 1 लाख लगाने हैं इंडस्ट्रीज को। तो उसी तहत आप कितना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, साथ में 2 लोग आप रखोगे अपनी काम करने के लिए, मिनिमम 2 आदमी 3 आदमी चाहिए ही चाहिए छोटे स्टार्टअप के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी आप दे पाओगे। तो मेरा आप सबके इस पॉडकास्ट और इस जी। चैनल के माध्यम से आह्वान भी है कि जितने भी युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढने वाले ना बने, रोजगार क्रिएट करने वाले बने। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का हौसला रखिए और हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट आपके सपोर्ट में है। आपकी आने वाली योजनाएं क्या हैं? आप अपने कार्यकाल में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? कार्यकाल में जो मैं बदलाव के तौर पे बात करूं तो थोड़ा बैलेंस लाना चाहती हूँ अपने जी। वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में, जो मैं नहीं कर हम्म, पा रही हूँ। जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने इस बात को रखा भी कि कहीं ना कहीं ओवरवर्कड हो जाती हूँ। हम्म, ओवरवर्क मतलब टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखना, 8 बज भी रहा है 9 बज रहा है, बट काम मेरी वरीयता पे है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि मेरे बच्चे अब ग्रोइंग एज में आ गए हैं, जी, बड़ा बेटा मेरा 10th में है, तो उसको भी थोड़ा टाइम की आवश्यकता बिल्कुल। है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी वर्क एंड इसके बैलेंस की कोशिश करना। आई ऑलरेडी ऑलरेडी सेड कि मिलना बहुत मुश्किल है, हुँ, नामुमकिन है, बट आई एम ट्राइंग कि जो डिग्रीज की बात करें कि अगर हम 50-60% भी अभी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा और ज्यादा टाइम दें, मेरा जी, उद्देश्य है। कि शुरुआती में 10-12 साल मैंने बहुत ज्यादा टाइम नौकरी पे ही फोकस किया। नंबर 2, नौकरी में अपने आप में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जहां हम विफल हुए या जिन कामों को हम नहीं कर पाए, जैसे कि आकांक्षात्मक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ऐसे बैकवर्ड रीजन्स, हर डिस्ट्रिक्ट में भी पॉकेट्स होते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन इलाकों तक, रूरल एरियाज में जहां तक एमएसएमई डिपार्टमेंट की पहुंच नहीं है अभी तक, वहां अपनी पहुंच बनाना, उन लोगों तक पहुंचना, समाज के अंतिम पायदान के उन लोगों तक पहुंचना जहां तक सरकार अब तक नहीं पहुंच पाई है, उनको भी लाभ देकर उनको भी आच्छादित करना अपनी सरकारी स्कीमों में। यही मेरे लक्ष्य हैं। अ, हमारा आज का ये पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार अब पहले से बहुत ज्यादा सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ और बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में काम कर रही है। तो जो हमारी सोच है ना कि हम भी गवर्नमेंट के बारे में, अगर गवर्नमेंट में ना होते तो शायद हम भी सोचते कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। और हमेशा यस एंड नो में हमें चीजों को नहीं देखना चाहिए, डिग्रीज में देखना चाहिए। पहले कम हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा और बेहतर करने की जरूरत है। तो कोई दृष्टिकोण ना बनाए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात हो या अपनी सुविधाओं लेने की बात है कि सरकारी तंत्र में हम एंटर करके हम सरकारी स्कीमों का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जो इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य था बताना, तैयारी भी करें आप लोग बहुत प्रोएक्टिव रोल में तौर पे, और ये सोचे बिना कि दुनिया आपसे कुछ भी कहती रहे कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप बहुत मेरिटोरियस थोड़ी ना हो, आप 100 में 100 मार्क्स, बिल्कुल मत डरिए। आप एवरेज स्टूडेंट, आप बस एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप लगातार मेहनत कर सकते हो और आपके अंदर धीरज है, तो आप जरूर अपना मुकाम बनाओगे। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, खास तौर पे नेगेटिव लोगों के। जो मैंने आपको शुरू में कहा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे मेंटोर्स और ऐसे गाइड्स ढूंढिए जो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी सफलता में सहायक साबित हों। एंड नंबर 2 बात, अगर डिपार्टमेंटल गोल्स की बात करूं तो मेरा गोल यही है कि आप सबको इस नई सीएम युवा स्कीम से जोड़ पाऊं। आपके मार्फत जितने भी जेन्युइन लोग हैं, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं 21 से 40 वर्ष की आयु में, वो अपना काम स्वयं स्टार्ट करें, खुद भी रोजगार लें और दूसरों को भी रोजगार। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से एक बात भी कहना चाहूंगी कि जो सीएम युवा मिशन ऑफिस है मेरा यहाँ निर्यात भवन में, उसमें मैं यहाँ पे बैठती हूँ सवेरे 10 से लेके शाम के 6 बजे तक। यदि आप लोगों को आवेदन करने में कोई भी असुविधा हो, आवेदन करने के लिए हालांकि बहुत ही सरल प्रक्रिया है। msme.up.gov.in, msme.up.gov.in पे आप जब जाएंगे तो इसमें एमएसएमई की योजना सीएम युवा को चूज करेंगे और पूरा आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी फाइल डीआईसी के माध्यम से पहुंच जाएगी बैंक को, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई समस्या आपको पूरे प्रदेश में कहीं भी आ रही है, तो मैं यहाँ पे हेडक्वार्टर में हूँ, लखनऊ में निर्यात भवन में प्रथम तल पर सीएम युवा मिशन कार्यालय में। मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं सवेरे कार्यालय में 10 से शाम के 6 बजे तक। और दूसरी बात, जो छात्र छात्राएं
युवक युवतियां तैयारी करना चाहते हैं प्रशासनिक सेवा में आने के लिए, उनको भी अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई समस्या है, मेधावी छात्र हैं और उनको संसाधनों का अभाव है, फिर भी वो तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें? कोई भी प्रकार का डाउट है, काउंसलिंग चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने फीडबैक भेजते हुए, और संतोष जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में बहुत ही तेज-तर्रार महिलाओं के लिए एक मिसाल, एक बहुत ही शानदार डायनामिक प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने अपने पीसीएस की जो उनका जो पीसीएस की जो यहाँ अधिकारी बनने तक का सफ़र रहा, साथ में क्या-क्या चुनौतियाँ रहीं और आज जिस विभाग की वो ज़िम्मेदारी सँभाल रहीं, उसके माध्यम से वह लोगों को क्या देना चाह रही, इन सभी विषयों पर उनकी अनकही कहानियों पर बात हुई और आगे हम इसी तरीके से आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।